नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के महान्यायवादी के विषय में। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार कौन होते हैं ये भारत के महान्यायवादी। दोस्तों, भारत का जो महान्यायवादी होता है, जिसको कि हम अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जानते हैं, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं एवं भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी भी होता है। भारत का जो महान्यायवादी होते हैं, वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी भी होता है। वह सभी कानूनी मामलों में सरकार की सहायता के लिए जिम्मेवार होता है। सरकार की सभी कानूनी मामलों में सहायता करने की जो जिम्मेवारी है, वह भारत के महान्यायवादी के ऊपर है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं, उनका नाम है के वेणुगोपाल। दोस्तों, भारत में एक महान्यायवादी होंगे ऐसा तो हमने जान लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये लिखित रूप में होगा ना कि भारत में एक महान्यायवादी होंगे। तो आखिरकार ये कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ वर्णन किया गया है कि भारत में एक महान्यायवादी होंगे? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में यह वर्णन किया गया है कि भारत सरकार को सहायता व सलाह के लिए एक महान्यायवादी होंगे। महान्यायवादी का जो वर्णन किया गया है, वह अनुच्छेद 76 में किया गया है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? यह भी सवाल उत्पन्न होता है कि आखिरकार महान्यायवादी की जो नियुक्ति होता है, आखिरकार उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब नियुक्ति के लिए योग्यता क्या क्या देखता है? आखिरकार राष्ट्रपति ने एक महान्यायवादी को नियुक्त करना है, तो राष्ट्रपति सबसे पहले योग्यता तो देखेगा ना कि आखिरकार इस व्यक्ति में उस प्रकार की योग्यता है कि नहीं है, जो कि एक भारत के महान्यायवादी के पद पे विराजमान होने के लिए चाहिए होती है। तो राष्ट्रपति क्या करता है कि किसी व्यक्ति में वो उस योग्यता को वो ढूंढता है। तो इसकी योग्यता के लिए शर्त हैं। दोस्तों, शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिए। कम से कम वह उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पे 5 वर्षों तक काम किया हो, ऐसा उसमें योग्यता होना चाहिए। अथवा वह किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। ऐसा भी होना चाहिए कि वह या तो उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक वह न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय में वकील के तौर पर यदि कार्य किया हो तो वह 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। ऐसा उसमें योग्यता होना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वह व्यक्ति राष्ट्रपति के मतानुसार न्यायिक मामलों का योग्य हो। यदि राष्ट्रपति उसको योग्य समझ सकता है, समझ ले पाता है, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति उसको उस पद पर नियुक्त कर सकता है। ऐसा राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ा गया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए वही योग्यता है जो कि किसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए होती है। क्योंकि अभी हमने जो भी शर्तें देखी, जो भी कंडीशंस देखी, जो भी योग्यताएं देखी हैं, वो सभी के सभी योग्यता, वो कौन सी योग्यता है? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके पद पे जो विराजमान होते हैं, उनके लिए योग्यता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए वही योग्यता है जो कि किसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्त होने के लिए होती है। अब दोस्तों, सवाल आता है कि कार्यकाल कितने समय का होता है? आखिरकार नियुक्त हो गए, पद पे विराजमान हो गए, तो अब वो कितने साल तक काम करेंगे? ऐसा भी तो सवाल उत्पन्न हो सकता है। तो भारतीय संविधान के द्वारा महान्यायवादी के कार्यकाल को क्या है कि निर्धारित नहीं किया गया है। कोई निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है। इसके अलावा उसको हटाने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि भारत के जो महान्यायवादी होंगे इतने वर्षों तक वो कार्यकाल होगा उनका, या फिर ये हटाने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार की है। ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। वह अपने पद पर जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकता है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार वह पद पे कार्य करेगा। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगेगा कि उसको उस पद से हटाना है, तब उसको स्वेच्छापूर्वक वह हटा सकता है। उस पर कोई पाबंदी नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों, महान्यायवादी की भी दायित्व, महान्यायवादी को भी अधिकार है कि वह किसी भी समय अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप कर पद मुक्त हो सकता है। ऐसा भी उसको अधिकार है कि जब उसकी इच्छा होगी कि वह इस पद पे नहीं बनना चाहता है, इस पद से हटना चाह रहा है, तो वह अपना पद जो है, अपना राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर के उस पद से वो मुक्त हो सकता है।
परंपरा दोस्तों यह है कि जब सरकार अथवा मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देती है या उसे बदल दिया जाता है तो क्या होता है कि महान्यायवादी जो होते हैं उनको भी त्याग पत्र देना होता है, क्योंकि उसकी जो नियुक्ति हुई है सरकार की सिफारिश से हुई है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि उसको भी त्याग पत्र देना होता है, ऐसा परंपरा बना हुआ है। तो सवाल उत्पन्न होता है कि महान्यायवादी को वेतन कितना मिलता होगा, आखिरकार उसको पारिश्रमिक कितना मिलता होगा। तो संविधान में ऐसा है कि संविधान में महान्यायवादी के वेतन को भी निर्धारित नहीं किया गया है। उसे वही वेतन मिलता है, उसे वही वेतन प्राप्त होता है जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में महान्यायवादी का वेतन 90,000 रुपया प्रति माह किया हुआ है। ये राष्ट्रपति द्वारा तय किया गया है, कहीं पे लिखित रूप में नहीं है, संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि 90,000 रुपया प्रति माह महान्यायवादी को वेतन दिया जाएगा। ये राष्ट्रपति के द्वारा तय किया गया है। वह चाहेगा तो इसको बढ़ा भी सकता है, चाहेगा तो वह उसको घटा भी सकता है। ये राष्ट्रपति के मर्जी के ऊपर है, ऐसा कहीं लिखित रूप में नहीं है कि इतना वेतन ही उसको मिलेगा। दोस्तों महान्यायवादी के कर्तव्य क्या क्या होते हैं, आखिरकार महान्यायवादी के तौर पे कोई व्यक्ति नियुक्त हो गया तो आखिर उस पद पे है तो उसका क्या कर्तव्य है। तो महान्यायवादी का जो कर्तव्य है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी विषयों पर भारत सरकार को सलाह दे। महान्यायवादी का यह कर्तव्य बनता है कि वह राष्ट्रपति द्वारा जो भी विधि संबंधी कार्य उसको सौंपा गया है उस संबंध में, उस विषय पर वह भारत सरकार को सलाह दे। साथ ही साथ राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का भी विधि स्वरूप वह पालन करे, ऐसा भी उसका कर्तव्य है। तो दोस्तों देश के महान्यायवादी का एक कर्तव्य यह भी है कि वह संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कार्यों का भी निर्वहन करे, ऐसा भी महान्यायवादी का कर्तव्य है, ऐसा भी महान्यायवादी का कर्तव्य है। दोस्तों राष्ट्रपति महान्यायवादी को क्या क्या कार्य सौंपता है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को क्या क्या कार्य सौंपा जा सकता है, चलिए देखते हैं क्या क्या कार्य सौंप सकता है। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी को भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होने का कार्य सौंप सकता है। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी को भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होने का कार्य सौंप सकता है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करे, इस प्रकार का भी कार्य राष्ट्रपति द्वारा सौंपा जा सकता है, इस प्रकार का भी कार्य सौंपा जा सकता है। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई करने का भी अधिकार, जैसे कार्य जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपा जा सकता है। महान्यायवादी के अधिकार क्या क्या हैं, महान्यायवादी के आखिरकार कुछ तो अधिकार होंगे, तो उनके अधिकार क्या हैं। तो कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अदालत में, भारत के किसी भी क्षेत्र में या किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। महान्यायवादी को यह अधिकार प्राप्त है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में वह सुनवाई के लिए जा सकता है, सुनवाई का अधिकार उसको प्राप्त है। महान्यायवादी को संसद की सभी प्रक्रियाओं में बोलने और भागीदारी करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। उसे संसद की दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भी भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा, राज्यसभा, किसी का भी सदन चल रहा हो, उसमें वह बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का उसको पूरा अधिकार प्राप्त होता है। साथ ही साथ दोस्तों वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो रही होती है, उस समय भी उसमें वह भाग ले सकता है, ऐसा उसे अधिकार प्राप्त है। परंतु दोस्तों ध्यान रहे, वह किसी भी संसदीय प्रक्रिया में वोट नहीं कर सकता है, वह किसी भी संसदीय प्रक्रिया में वोट नहीं कर सकता है, वह संसद का सदस्य नहीं होता है। महान्यायवादी जो होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी क्या होता है कि उसे एक संसद की सदस्य की तरह विशेषाधिकार व भत्ते मिलते हैं। उसको वही भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं जो कि एक संसद के सदस्य को मिलते हैं। हालांकि महान्यायवादी जो होता है वो संसद की किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको संसद के सदस्य की तरह विशेषाधिकार व भत्ते मिलते हैं। महान्यायवादी की मर्यादा क्या क्या है दोस्तों, महान्यायवादी की कुछ मर्यादा
दी हुई है जिसको कि कभी वो पार नहीं कर सकता है, उसको लिमिट में रहना होता है। जैसे क्या है कि महान्यायवादी है भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता है, वह कभी भी भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता है। यह महान्यायवादी की मर्यादा होती है। जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है, जिस किसी भी मामले को लेकर उसके भारत सरकार की ओर से पेश होना है, उस पर वह कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता है। ऐसा उसकी मर्यादा है, उसको लांघ नहीं सकता है। कोई किसी मामले में यदि उसको भारत सरकार की ओर से पेश होना है तो उस पर वह कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा, ऐसा उसको अधिकार नहीं है कि उस पर वह टिप्पणी करेगा। बिना सरकार की अनुमति के वह किसी भी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। जब तक सरकार की अनुमति नहीं होगी वह किसी भी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है, यह उसकी मर्यादा है। बिना सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद भी ग्रहण नहीं कर सकता है। यह भारत के महान्यायवादी की मर्यादा की सीमा होती है जिसको कि वह कभी भी लांघ नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो महान्यायवादी के विषय पे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू दोस्तों।